नमस्कार, मैं राहुल कुमार। मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई किताब के साथ में जिसका नाम है महाश्वेता, जिसको सुधा मूर्ति जी ने लिखा है। और इस किताब में एक समस्या के बारे में ज़िक्र किया गया है जो सामाजिक समस्या बन गई है तो मेडिकल प्रॉब्लम, बट ये मेडिकल प्रॉब्लम एक सामाजिक समस्या का रूप ले लेती है। जिसको हिंदी में सफ़ेद दाग और इंग्लिश में लिकोडर्मा बोलते हैं। तो इस नॉवेल में इसी के आस-पास इर्द-गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो कहानी की शुरुआत एक अस्पताल से होती है, जिसमें डॉक्टर आनंद अपने सीनियर डॉक्टर देसाई के साथ में होते हैं। वहीं पे एक लड़की की एंट्री होती है और डॉक्टर आनंद उस लड़की को पसंद कर लेते हैं। डॉक्टर आनंद के दिमाग में एक सुंदर स्त्री को लेकर जो परिकल्पना होती है, उस परिकल्पना के अनुसार उस लड़की के अंदर जितनी सारे मतलब एक गुण होते हैं, वो डॉक्टर आनंद को नज़र आते हैं। तो इस वजह से वो फैसला करते हैं कि उसका प्ले देखने जाएँगे। तो प्ले देखने जाते हैं तो उनका प्यार इतना ज़्यादा परवान चढ़ जाता है कि वो शादी करने का फैसला करते हैं। उन दोनों की डिफरेंट इकोनॉमिक क्लास होने के बावजूद भी शादी संपन्न हो जाती है। और डॉक्टर आनंद और अनुपमा दोनों साथ-साथ रहना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर आनंद को कुछ ही समय बाद इंग्लैंड के लिए रवाना होना था। वो निकल जाते हैं वहाँ पे, लेकिन एक वादा करके जाते हैं अपनी वाइफ़ से कि वो 2 महीने के बाद में उसको भी बुला लेंगे। तो वहाँ पे एक उसके यहाँ पे डॉक्टर आनंद जो उनका घर था, मतलब अनुपमा के ससुराल में एक रिचुअल होने वाला था, उसकी वजह से उसको रुकना था। तो इसी बीच में एक इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट ये होता है कि अनुपमा को उसके पैर में सफ़ेद दाग का पता चलता है। जैसे ही वो जानती है कि उसके सफ़ेद दाग हैं, तो वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ जाती हैं कि किस तरीके से उसके साथ में अब होने वाला है, क्योंकि वो देखती आ रही थी कि जिनके सफ़ेद दाग होता है, वो किस तरीके से सामाजिक तौर पे बहिष्कृत कर दिए जाते हैं, उनका परिवार टूट जाता है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो उसका परिणाम होता भी यही है। उसके साथ में उसको उसका मतलब परिणाम ये हो जाता है कि उसको छोड़ना पड़ता है घर वो। तो जब वो घर छोड़ रही होती है, तो इस उम्मीद के साथ छोड़ रही होती है कि वो एक डॉक्टर की वाइफ़ है और डॉक्टर आनंद को तो पता ही है कि ये प्रॉब्लम पहले नहीं थी, ये बात तो हो गई है। और डॉक्टर आनंद ये भी जानता है कि ये मतलब हेरिडिटरी नहीं होती है। तो इसकी वजह से वो अपनी मम्मी को समझाएगा कि उसकी माताजी ने उसको जो है निकाला होता है घर में, बिना डॉक्टर आनंद को सूचित किए हुए ही उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वो आती है अपने घर में, तो उसके साथ में घर में भी उसी तरीके से व्यवहार किया जाता है। उसकी सगी माँ नहीं होती है, सौतेली माँ होती है। तो वो उसके साथ और समाज जो होता है आस-पास का, वो भी उसके साथ एक अ, मतलब अजीब-सा व्यवहार करता है। ऐसा लगता है कि इंसान बदल गया है पूरी तरीके से, जबकि एक छोटा-सा दाग का ही अंतर है, जो पहले नहीं था, जो आ गया अब। तो ये वहाँ आस-पास समाज में, उसके गाँव में इतनी सारी समस्याएँ बढ़ जाती हैं कि उसका जीना मुश्किल हो जाता है। तो वहीं पे एक घटना ये होती है, उसकी दोस्त की शादी हो रही होती है, जिसका नाम होता है सुमित्रा। तो उसकी दोस्त की शादी में भी इनवाइट नहीं किया जाता है। वो इसलिए नहीं, क्योंकि वो अभागन या अशुभ उसको माना जाता था। लेकिन फिर भी वो उसके प्रति सद्भावना, सदिच्छा रखती है, और सदिच्छा रखते हुए वो कुछ उसके संबंध में गुड विशेस देती है। वो गुड विशेस ये हैं कि डॉक्टर सुधा मूर्ति जी ने उसके विषय में लिखा है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। लेट योर हस्बैंड बी अ मैन हु विल ओनली shower happiness and love on you. It is better to have an understanding husband than one who is merely handsome and wealthy. Marriage is a gamble. The result cannot be predicted beforehand. Finding right match is a matter of chance. I was unlucky in this. May you be more fortunate. इट मीन्स उसके प्रति समाज कितनी दुर्भावना रखता है, इसके बावजूद वो अनुपमा जो होती है अपनी दोस्त के प्रति कितनी सदिच्छा रखती है, उसकी दोस्त बुलाती भी नहीं है। और इस सदिच्छा में एक ये एक कल्पना भी होती है कि किस तरीके से लड़की जो है, एक जो धोखा खाई हुई होती है शादी में, किस तरीके से उसके साथ होता है, वो कैसी उम्मीद रखती है कि जो उसकी दोस्त है उसके साथ में ऐसा ना हो, उसका हस्बैंड ऐसा ना हो, भले ही उसके पास सुख संपत्ति कम हो, लेकिन वो जो है उसको केयर करने वाला हो। और इसमें ये भी दिखाया गया है कि मैरिज इज़ अ गैम्बल। तो ये उसकी कल्पना है और उसकी ये सोच भी है। उसके साथ में अचानक ऐसा कुछ घटित हुआ। फिर वो समाज में इसी तरीके से जीती जाती है, लोगों की ताने और बातों को सुनते हुए।
तो इस बीच में वो उसको एक महिला बोलती है कि तुमको मंदिर जाना चाहिए। उस मंदिर में जाने से जो शापित लोग होते हैं, जो शापित चीज़ें होती हैं साथ में, वो दूर हो जाते हैं। तो मंदिर जाने का निर्णय लेती है, वो मंदिर निकलती है। तो इसी बीच में उसको 2 महिलाएँ वार्तालाप करते हुए मिलती हैं, जो उसके संबंध में ही बात कर रही होती हैं कि एक डॉक्टर आनंद है, वो उसके साथ ऐसा-ऐसा हुआ। और उसको इस पूरी वार्तालाप से ये पता चलता है कि डॉक्टर आनंद अपनी बहन की शादी में आया हुआ है, फिर भी वो उससे नहीं मिला। तो ये बात उसको अंदर तक छू जाती है कि मतलब वो इतना दुखी हो जाती है कि वो जो सोच रही थी कि डॉक्टर आनंद ऐसा नहीं है, जैसा समाज सोचता है। वो शायद कहीं बिज़ी होगा, इस वजह से जो लेटर्स लिखा करती थी उसको, उसका रिप्लाई नहीं देता वो। लेकिन जो उसकी कल्पना थी इसके विपरीत यहाँ पे कुछ हो रहा था, तो इस वजह से उसको धक्का लगता है, वो निर्णय लेती है तत्काल कि वो अब अपनी जान दे देगी। तो इसी आवेश में आके वो मंदिर ना जाके मंदिर की जो जिस पहाड़ी पे था उस पे सुसाइड करने के लिए चली जाती है। लेकिन वहीं पे उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। वो सोचने लगती है सुसाइड के बाद का, कि सुसाइड के बाद में समाज क्या सोचेगा उसके बारे में। समाज सोचेगा कि वो सोचती है, समाज सोचेगा कि बेचारी लड़की मर गई, उसके साथ में ऐसा-ऐसा हुआ। लेकिन फिर ये दूसरी तरफ ये भी सोचती है कि एक तरफ ये भी सोचा जा सकता है कि उस लड़की को बेचारी ना कह के, उसको अभागन ना कह के, उसको अभिशापित ही कहीं मान ना लिया जाए, जैसे समाज अभी कह रहा है कि अभिशापित अशुभ था जिसने उस लड़के के साथ गलत किया, या जिस समाज ने उसके साथ गलत किया, कहीं उसके साथ वो सिंपैथी ना दिखाने लग जाए समाज। वो समाज कौन-सा था? वो उसका परिवार था, जो ससुराल थी, उसके सास, उसके हस्बैंड के बारे में सिंपैथी लोग देंगे, उसको लोग भूल जाएँगे, कुछ कहेंगे ही नहीं, उसको अभागन समझेंगे। तो सोचती है कि उसकी मौत का मूल्य क्या रह जाएगा, वो मर जाएगी, उसका अर्थ क्या रह जाएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही सोचकर उसने ये विचार टाल दिया कि वो मरेगी। वो सोचती है कि वो दुनिया से लड़ेगी, जूझेगी और वो दिखाएगी कुछ करके। तो इसी उम्मीद के साथ वो वापस आ जाती है उन सीढ़ियों से, लेकिन जब वो सीढ़ियों से उतर रही होती है, तो उसी पहाड़ी पे वो सूर्य उग रहा होता है। सूर्य काफ़ी मतलब ऊपर चढ़ रहा होता है। वो यहाँ पे सुधा मूर्ति जी ने दिखाया है कि किस तरीके से मतलब इसमें लिटरेचर तौर पे एक अच्छी लैंग्वेज है, जो आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। तो इस वजह से आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए एक बार। मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी पढ़ना ज़रूर चाहिए आपको। तो वो आती है और आने पे एक नई शुरुआत करती है। नई शुरुआत वो जो लेटर आया था उसकी एक फ्रेंड का, कुछ समय पहले उसने उसकी दोस्त ने उसको इनवाइट किया था कि मुंबई में आप आओ, इतनी पढ़ी लिखी हो, मैं तुमको जॉब दिलाऊँगा। तो यहाँ पे आ जाओ, एक नई शुरुआत करो। तो वो निर्णय लेती है कि जाने का। वो चली जाती है घर छोड़ के और एक नई शुरुआत करती है अपनी दोस्त के साथ में। जॉब स्टार्ट कर देती है। नॉर्मली लाइफ अच्छी चल रही होती है। तो फर्स्ट सैलरी जब मिलती है तो कुछ लाती है गिफ्ट्स उन दोस्त के लिए, उसके हस्बैंड के लिए। तो उसका दोस्त बोलता है कि अपनी छोटी बहन से भी कोई गिफ्ट लेता है क्या? कैसी बात कर रही हो तुम, रहो आराम से ये। तो यहाँ पे एक ये चीज़ पता चलती है कि उसकी दोस्त तो उसको एक्सेप्ट ही कर रही थी, उसका हस्बैंड भी उसको अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट कर रहा था। लेकिन एक इंसिडेंट जो उसको अंदर से अंदर ही पूरी तरीके से तोड़ देता है, वो इंसिडेंट ये होता है कि जो उसका हस्बैंड होता है उसको छोटी बहन तो मानता है दुनिया के लिए, लेकिन वो बोलता है कि एक दिन उसकी दोस्त नहीं होती है, वो अकेली होती है। तो उससे बोलता है कि तुमको अब कोई अपनाएगा नहीं। अब जो है तुम्हारे लिए दुनिया ख़त्म है, कुछ नहीं है समाज में। तो मैं तुमको जो है छोटी बहन ऐसे ही मानता हूँ, ये दुनिया के दिखाने के लिए है। तो वो उसको मतलब उसका फ़ायदा उठाने की सोचता है। तो मतलब इस तरीके से उसके मतलब वो शब्द रहते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि आप तुम मेरे साथ ही रह जाओ, साथ में रहेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन इसी बीच में एक वहाँ पे एक गली में जो बेचने वाली महिलाएँ होती हैं, कुछ ना कुछ सेल्स में काम करती हैं, वो उसकी वहाँ पे एंट्री होती है, तो इस वजह से वो बचती है, तुरंत गेट खोलती है और वो बाहर निकल आती है। बाहर काफ़ी देर वो बैठे-बैठे सोचा करती है कि ये दुनिया कैसी है। जैसे ही वो सोचती है जितनी आसान दुनिया दिखती है वैसी होती नहीं। तो यहाँ पे वो भावुक करता है कि जिस उम्मीद के साथ वो आई थी, तो वो सोचती है कि ये इंसिडेंट अपनी दोस्त को बताए या ना बताए, अगर बता देती है तो उसकी शादी टूट जाएगी जैसे उसके साथ में हुआ। तो वो निर्णय लेती है कि वो नहीं बताएगी, लेकिन वो वापस आती है। आराम से वो उसी तरीके से अपने सामान्य कामों में जुट जाती है, लेकिन वहाँ पे उसका हस्बैंड मतलब उसकी दोस्त का हस्बैंड नहीं होता है, वो चला गया होता है किसी ट्रिप पे।
जब उसके दोस्त के हस्बैंड वापस आते हैं तो वो पाते हैं कि अनुपमा ने घर छोड़ दिया है, वो अपनी दोस्त के साथ शिफ्ट हो गई है और वो दोस्त के साथ रहने लगती है और वो जॉब भी छोड़ देती है जो उसकी सहेली के हस्बैंड ने दिलवाई थी। वो एक प्रोफेसर की जॉब पकड़ती है, संस्कृत टीचर, और प्लेस वगैरह करवाती है उस कॉलेज में। और सिलसिला ये बड़ा हो जाता है कि वो जो उसकी जिस दोस्त के साथ में वो रहती थी वो दोस्त छोड़ देती है शादी की वजह से, और वो अपने घर का पूरा केयर टेकर बना देती है अनुपमा को। तो इस तरीके से उसकी लाइफ आगे बढ़ती है, लेकिन उसके साथ में एक इंसिडेंट होता है कि वो एक्सीडेंट हो जाता है उसका, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। और उसी बीच में जो इस प्ले का दूसरा जो इंटरेस्टिंग करेक्टर है वसंत, उसकी एंट्री होती है। वसंत देखता है कि एक लड़की है जो मूर्छित है, मतलब बेहोश है, और उसका कोई मतलब बैकग्राउंड अता पता कुछ नहीं है, लेकिन उसके साथ में एक डायरी मिलती है, तो वो डायरी को पढ़ने लग जाता है। वो डायरी क्योंकि वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी होती है और डॉक्टर वसंत भी कन्नड़ मतलब उसी लैंग्वेज को समझता है और उसी रीजन से बिलोंग करता है, तो उसमें काफ़ी सारे प्लेस लिखे होते हैं। तो उससे वो इंस्पायर मतलब वो उससे काफ़ी प्रभावित होता है, उसको भी प्लेस पढ़ना पसंद होता है। तो उस लड़की के प्रति उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, अनुपमा के प्रति डॉक्टर वसंत का इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो बताता है कि मैंने आपके प्लेस पढ़े। और इसमें एक वसंत का एक दोस्त होता है डॉक्टर सत्या, वो भी बीच बीच में बात करता है, तो सत्या की भी दोस्ती हो जाती है अनुपमा से, सत्या की ज़्यादा दोस्ती हो जाती है अनुपमा से। वहीं वसंत जो है एक तरीके से फॉर्मल रहता है। फॉर्मल का मतलब ये है कि काम से काम बात करने वाला इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति था, लेकिन वो अंदर से इमोशनल काफ़ी होता है वो, क्योंकि नॉवेल वो नाटक वगैरह पढ़ता था। जैसे आपको पता ही है कि मैंने बताया भी, डायरी पढ़ के उसने उसके बारे में जाना कि किस तरीके से सोचती है। उसने पैच भी देखा, उसके जो वाइट पैच था बना। तो ये कहानी इतनी बढ़ जाती है कि मतलब वो इन दोनों का मतलब ये जब तक हॉस्पिटल में रहती है तो डॉक्टर वसंत ने ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाते हैं कि अंदर उनसे उनके प्रति जो है एक लगाव सा हो जाता है अनुपमा के प्रति। लेकिन वो किसी से कहते नहीं है, डॉक्टर सत्या से भी नहीं कहते हैं और ना ही मतलब किसी और से कहते हैं। तो एक इसी तरीके से मतलब एक कोई इवेंट होता है जिसमें अनुपमा डॉक्टर सत्या और वसंत से मिलते हैं सब। तो एक वहाँ पे ये होती है कि मतलब सेकंड मीटिंग में इनकी दोस्ती हो जाती है। फिर ये दोस्ती यहाँ तक बढ़ जाती है कि डॉक्टर वसंत का और डॉक्टर सत्या का अनुपमा के घर पे आना जाना हो जाता है। और डॉक्टर वसंत जो हैं उनकी रुचि उपन्यास को पढ़ने में, नाटक को पढ़ने में, नई पुरानी चीज़ों को, जैसे जो क्लासिकल नाटक वगैरह थे उनको पढ़ने में थी। तो वो जब उनके घर आते हैं तो देखते हैं इनके पास अच्छा सा कलेक्शन है अनुपमा के पास में। तो एक बहाना हो जाता है कि उनके यहाँ पे आने, उसी के बहाने से वो आते रहते थे और इस पे चर्चाएँ करते थे। और तो पसंद करते थे डॉक्टर वसंत अनुपमा को, लेकिन ये बात बता नहीं पाते हैं। लेकिन एक दोस्ती काफ़ी हो जाती है, काफ़ी हेल्प करते हैं वसंत उनकी अनुपमा की। और एक इंसिडेंट ये आता है कि डॉक्टर वसंत अपने विषय में बताते हैं कि अपना बैकग्राउंड बताते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। मतलब वो पैसे के लिए प्रोफेशन में नहीं थे, वो चाहते थे कि लोगों की सेवा करें। अपने उस मोटो को बताते हैं जीवन का कि क्यों एमबीबी मतलब वो क्यों मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। और उसको मतलब उसको प्रपोजल टाइप में मतलब प्रपोज टाइप में करते हैं कि क्या तुम मेरा साथ दोगी इस मतलब मिशन में। तो वो बोलते हैं कि मैं अभी गांव के लिए इतने हफ्तों में मतलब छोड़ूंगा यहाँ पे शहर, अगर आपको कुछ जवाब तुरंत नहीं देना है, कुछ टाइम ले लीजिए, लेकिन इससे पहले आप उनको बता दीजिएगा कभी ना कभी। लेकिन वो उसके बैकग्राउंड के विषय में नहीं जानते थे। वो ये उसके बैकग्राउंड के विषय में डॉक्टर सत्या ने बताया था उसको। डॉक्टर सत्या की ज़्यादा क्लोजनेस थी अनुपमा से। तो अनुपमा से उन्होंने सत्या से उन्होंने अनुपमा की स्टोरी सुन रखी थी वसंत ने। तो उसकी स्टोरी से इतना प्रभावित हो गए थे कि उसको स्टोरी के मतलब सुनने के बावजूद भी उसको वो स्वीकार करने के लिए तैयार थे। तो इसी बीच में एक वहाँ पे इवेंट होता है मुंबई में, इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स आए होते हैं। और उस इवेंट में एक प्ले भी होना होता है। उस प्ले को अनुपमा ने मतलब ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है कि वो मतलब पूरा जितना मैनेज और जितना लिखा था कि स्क्रिप्टिंग वगैरह पूरा ड्रेसिंग वो सब उसी ने किया होता है। तो वहीं पे डॉक्टर आनंद जो आए हुए होते हैं वो देखते हैं कि ये तो मतलब एक आवाज़ वहाँ बैकग्राउंड से उस स्टेज पे सुनाई पड़ती है। वो उसको लगता है, उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है कि कुछ कुछ जो है
ये आवाज़ पहचानी सी लग रही है, जो जिस आवाज़ को उसने मैंने आपको सेकंड मीटिंग में सुनाया था, वही आवाज़ इसको लग रही थी। बेचैनी बढ़ रही थी कि ये कहीं अनुपमा तो नहीं, जिस अनुपमा को वो काफ़ी खोज रहा था काफ़ी लंबे समय से, उसका दिल मन बदलने के बाद में। तो वो फिर वो अनुपमा ही होती है एक्चुअली में। फिर प्ले ख़त्म हो जाता है और उससे मिलने के लिए दौड़ते हैं डॉक्टर आनंद की, उससे मिलना चाहिए। लेकिन तब तक अनुपमा जा चुकी होती है प्ले का मतलब करने के बाद में। तो वहाँ पे उसके ऑर्गेनाइजर से नंबर मांगता है कि कॉन्टैक्ट मांगता है, एड्रेस मांगता है, कुछ मिल जाए। तो उसको बोलते हैं कि अगर आपको लेना है कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह तो आप कल आइएगा 11 बजे। और कल वो 11 बजे जाता है, नेक्स्ट दिन मतलब वो जाता है। तो उसको कॉन्टैक्ट वो एड्रेस मिलता है। तो उस एड्रेस पे जब जा रहा होता है तो काफ़ी विचार उसके दिमाग में चल रहे होते हैं कि वो माफ़ करेगी कि नहीं माफ़ करेगी। क्योंकि वो जो आनंद पहले था, जिसने उसको कभी इग्नोर किया था, वो बदल चुका था। क्योंकि इस बीच में उसने अनुपमा को काफ़ी खोजने का प्रयास किया था। उसका एकाएक मन बदला, तब जहाँ पे रहती थी वहाँ गया, उसके पिताजी जहाँ पढ़ाते थे उस विद्यालय में गया और काफ़ी घंटों ट्रैवल करके उसके पिताजी ने एक मतलब उसका ट्रांसफ़र हुआ था, दूसरे विद्यालय भी गया। वहाँ भी उसका कुछ पता नहीं लगा। तो उसके दिमाग में उससे मिलने से पहले, इस नाटक को देखने से पहले बहुत सारे विचार थे कि अनुपमा ज़िंदा है भी या नहीं, उसके साथ क्या हुआ होगा। जब उसको पता चल गया, जब मिलने आ रहा था, तो बहुत सारे विचार ये इस बात को लेकर चल रहे थे कि वो उसको स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, दोबारा माफ़ करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन फिर वो क्षण आ ही जाता है कि क्या होने वाला है, अब देखते हैं। फिर वो अंदर आता है जब उसके सामने, तो बोलता है कि कैसी हो। तो वो उस तरीके से मतलब नॉर्मल बिहेव करती है कि हाँ डॉक्टर साहब बैठिए, हम ठीक हैं। तो यहाँ पे जो वार्तालाप होती है वो जो अनुपमा स्टार्टिंग में थी, वो अनुपमा काफ़ी बदल चुकी थी। यहाँ पे एक अनुपमा थी जो एक एम्पावर्ड अनुपमा थी, सशक्त अनुपमा थी और दुनिया की जो सच्चाई होती है शायद वो जान चुकी अनुपमा थी। जो दुनिया की सच्चाई जो जानती है वो अनुपमा थी। तो वो डॉक्टर आनंद की बातें तो सुनती है। आर्गुमेंट होते हैं कि आप जो है मैंने इतने सारे लेटर्स लिखे, अगर तुमको इतनी सहानुभूति थी, इतना कुछ था, तो तुमने रिप्लाई नहीं किया। तो वो बोलते हैं कि मैं अपनी माता का आदेश मान रहा था, माता की आज्ञा मान रहा था। तो वहाँ पे वो उसको 7 वचन जो उसने लिए थे शादी के समय, वो भी याद दिलाती है कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी जो मतलब तुम ऐसे गैर ज़िम्मेदार कैसे हो सकते हो। लेकिन वो उसकी बात मानती नहीं है, बोलती है कि हम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि अब हमसे कोई कॉन्टैक्ट ना करे, ना मिले, और बेहतर यही है कि भूल जाइए। तो डॉक्टर आनंद वहाँ से चले जाते हैं। वसंत का फिर यहाँ पे होता है कि सस्पेंस क्रिएट होता है कि वसंत के साथ वो जाएगी, उसको हाँ बोलेगी कि नहीं बोलेगी। लेकिन मुझे इस नॉवेल की खूबसूरती यही लगती है कि अगर वो हाँ बोल देती या ना बोलती तो क्या रहता। तो सुधा मूर्ति जी ने जो नॉवेल जिस तरीके से इस लिकोडर्मा पे तो लिखा, सफ़ेद दाग पे लिखा, लेकिन सफ़ेद दाग पे लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इसकी एंडिंग थी वो मुझे अच्छी लगी। वो एंडिंग ये थी, अगर वो डॉक्टर वसंत को हाँ बोल देती, फिलहाल उसने ना बोला था कि डॉक्टर वसंत को उसने शुभकामनाएं दी और कहा कि आप जाइए, आप बहुत अच्छा आपका मिशन है, आप लगे रहिए, हम दोस्त हमेशा रहेंगे, आप हमारी मदद करते रहें, अच्छी बात है, आप हमको आइए, मिलते रहेंगे। और डॉक्टर वसंत जो थे वहाँ मुंबई में, वो हेल्प करने के लिए दूसरे दोस्त हैं, आप हमारी चिंता मत करिए, हम अच्छे दोस्त रहेंगे। उसने मना किया। तो इस नॉवेल की खूबसूरती ये है, एंडिंग ये है कि डॉक्टर सुधा मूर्ति जी ने जो इसको हीरोइन को दिखाया है कि किस तरीके से जो एक कल्पना होती है कि स्त्रियाँ या लड़कियाँ जो होती हैं अकेली नहीं रह सकती, भाई या पति या पिता के साथ ही उनका जीवन है। इसमें ये इसका अंत ये दिखाता है कि जो अनुपमा ने जो निर्णय लिया था कि वो स्वतंत्र रहेगी, स्वच्छंद रहेगी और वो आत्मनिर्भर बन के दिखाएगी, दुनिया को जी के दिखाएगी कि किस तरीके से एक मतलब जिसको समाज ने बहिष्कृत कर दिया है, उसके बावजूद भी एक लड़की सर्वाइव कर सकती है और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकती है। वो दुनिया को मतलब जीना सिखा रही थी, प्लेस कर रही थी बहुत सारे, इसके बावजूद भी हँसती थी, सब चीज़ें उसके साथ में हो रही थी। इस नॉवेल की एंडिंग है ये, मतलब इतनी अच्छी एंडिंग है कि अगर ये उसके साथ मान लीजिए कि वसंत के साथ चली जाती तो वही चीज़ें होती जो चीज़ें छोड़ के आई थी। भले ही उसको वसंत एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन एक जो परिकल्पना होती है स्त्रियां मतलब अकेले समाज में नहीं रह सकती, उस परिकल्पना को एक उपन्यास तोड़ता है। ये मैसेज है सुधा मूर्ति जी का, जो बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है।
इसको पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया, अगर उसकी मान लीजिए कि उसका मतलब हैप्पी एंडिंग कर देती, वसंत के साथ चली जाती है, तो मतलब वो उसका जो मैसेज था वो कहीं न कहीं छूट जाता, वो नहीं जा पाता। उस लड़की को इन्होंने दिखाया है कि जी सकती है, जिसको समाज जो है बहिष्कृत समझता है, जिसको दुत्कारता है, जिसको अभिशापित समझता है। और इसमें दूसरा मैसेज इसमें दोस्ती का दिखाया गया है कि एक दोस्त किस तरीके से रोल प्ले करता है। इसमें कई जगह पे एक मित्र ही है, एक सुमित्रा के तौर पे जो उसकी दोस्त थी, उस मित्र ही है जिसने मुंबई बुलाया, उसने हेल्प किया। एक वसंत ही है जिसने हेल्प किया, एक सत्या ही है जिसने हेल्प किया। तो एक दोस्त ही है जो हेल्प करते हैं। रिश्ते तो कई बार धोखे दे रहे थे। मतलब एक कहा जाए कि एक पति से बढ़ के रिश्ता क्या होता है, एक माँ से बढ़ के रिश्ता क्या होता है। और वो रिश्ते कहीं न कहीं मतलब साथ छोड़ रहे थे, लेकिन दोस्त लोग उसको मतलब संबल बन के मजबूत बनाते चले गए। तो मुझे कुछ शेर भी याद आ रहा है इस पे। शेर कुछ यूँ है, मैले हो जाते हैं रिश्ते भी लिबास की तरह। लिबास होता है उर्दू टर्म है जिसका मतलब होता है कपड़े। मैले हो जाते हैं रिश्ते भी लिबास की तरह, दोस्ती हर रोज़ की मेहनत है चलो यूँ ही सही। और भूल थी फरिश्ता आदमी में ढूँढना, आदमी में आदमियत है चलो यूँ ही सही। और जैसी सोची थी वैसी तो दुनिया नहीं, दुनियादारी भी ज़रूरत है चलो यूँ ही सही। तो मिलते हैं दोस्तों अगले उपन्यास के साथ, अगली कहानी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।